गरीब परिवार वाले डोंगे लेके बैठे थे। बहू सबको सब्जी वाला गोलगप्पे खिला रही थी। आहा, बहू ये सब्जी वाला गोलगप्पा खाने में एकदम दमदार बढ़िया लग रहा है। एक और खिला दे। जी ससुर जी, अभी खिलाती हूँ। अजी तुम पिछले कुछ देर से 10-10 ढैया गोलगप्पा ठूस चुके हो, अब थोड़ा सब्र रख लो। बहू अब मेरा नंबर है खाने का। बहू मैं तो कच्चा खट्टा खट्टा आम पानी के साथ सब्जी वाला गोलगप्पा खाऊंगी। जी माँ जी। सरिता फटाफट से एक गोलगप्पे के अंदर सब्जी की फिलिंग भरकर सास को खिलाती है। वाह वाह बहू, ये सब्जी का गोलगप्पा तो बड़ा स्वाद लग रहा है, और एक खिला दे। जरा देखो इस लुगाई को, मुझे रोककर खुद कैसे चटकारे ले रही है। 900 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। एक तरफ जहां गोलगप्पे खाने को लेकर सास ससुर में खट्टी मीठी नोकझोंक जारी थी, तभी छोटा सा मोनू मुंह फुलाकर गोलगप्पा मांगता है। मम्मी, तुम तब से दादा दादी को ही सारे के सारे सब्जी वाले गोलगप्पे खिलाए जा रही हो। ऐसे तो सारे गोलगप्पे खत्म हो जाएंगे और मैं खा भी नहीं पाऊंगा। एक तो हमारे घर में कभी अच्छा अच्छा खाना नहीं बनता, गोलगप्पे। जहां पूरा ससुराल खुशी खुशी गोलगप्पे खा रहे थे, मोनू की बात से सबकी मुस्कुराहट चली जाती है और सब लोग गुजरी जिंदगी को याद करते हैं। सचमुच बहू, तेरी बदौलत हम सब गोलगप्पे का स्वाद चख पाए हैं, वरना हम जैसे गरीब परिवार वालों की जिंदगी में तो 2 टाइम की रूखी सूखी रोटी और कमाते खाते गुजर जाती है। कहते हुए ससुर की आंखें छलछला जाती हैं। सादे सब्जी वाले गोलगप्पे खाकर ससुराल वालों के चेहरे पर 5 स्टार होटल पर बैठकर खाना खाने जितनी खुशी दिख रही थी। क्या इस गरीब परिवार वालों ने पहली बार गोलगप्पे खाए थे? जहां चलचलाती गर्मी में रेडी पर आलू प्याज की बोरी रखकर खींचते हुए एक कच्चे खांचे के बाहर गोपाल रुक जाता है। हे भगवान, इस गर्मी ने तो हालत खराब करके रख दी है। सुधीर, ओ सुधीर, बाहर आकर जरा आलू प्याज का कट्टा उतरवा दे। आया भैया। दोनों भाई बोरी घर में रखवाते हैं। माँ, जरा बोरी खोलकर आलू प्याज में हवा लगा दो और 5-5 किलो वाली आलू प्याज की थैली भी बना देना। अरे तेरी माँ छाट देगी, तू आकर खटिया पर बैठकर थोड़ी हवा खा ले, पसीने से तर हो गया। पिताजी, गर्मी के चलते ही तो आज सुबह 5 बजे ही सब्जी मंडी निकल गया था, मगर 6-7 बजे इतनी कड़क धूप छा गई, ऊपर से एक एक प्याज आलू छाड़ने में टाइम भी तो लगता है। कितनी बार तो तुझे कहा है कि अपने छोटे भाई को भी अपने साथ मंडी ले जाकर साग सौदा खरीदना सिखा। तौर तरीका सीखेगा तो कल को उसकी हरी सब्जियों की रेडी लगवा देंगे। ये सुनकर रत्ना झगड़ पड़ती है। हाँ हाँ, बड़कू का पढ़ाई लिखाई का छुड़वा कर उसे तो सब्जी बेचने में लगा दिया। अब छोटे बेटे से आस लगी कि पढ़ लिख कर कुछ बनेगा, उससे भी तुम सब्जी ही बेचवाना। पढ़ लिख कर भी तो सारा दिन निकम्मों की तरह झग मारता रहता है। दिन भर में एक कट्टा आलू प्याज रखकर भी बेचेगा तो 400 से 500 रुपए छप कर ले आएगा। जब तक मेरा शरीर चल रहा था सबको कमा कर खिला रहा था। जाने ये गठिया का रोग क्यों लग गया। खाने वाले इतने लोगों की कमाने वाला एक बंदा कितना करेगा वो। मुख्यतः परिवार की गरीबी की असली जड़ 10-11 जने वाले परिवार में एक का कमाना है, जिसके चलते घर कभी आगे नहीं बढ़ता। गोपाल की हालत भी इसी वजह से खराब रहती थी। परिवार को रोटी खिलाने के चक्कर में वो खुद पर कभी 1 रुपया खर्च नहीं करता था। माँ, पिताजी, आप दोनों शांत हो जाइए। अच्छा लगता है क्या बुढ़ापे में ऐसे झगड़ना? सरिता, तुम खाना परोस दो, खाकर निकल जाता हूँ। सरिता आलू प्याज की सूखी भुजिया रोटी रख देती है। खाना देखकर गोपाल, ये क्या तुमने आज फिर से आलू प्याज की भुजिया रोटी परोस दी? अरे मेरी तो खाना खाने की इच्छा ही मर गई है। सारा दिन गर्मी में सड़क पर धक्के खाकर आलू प्याज बेचो और ढंग का खाना भी नहीं मिलता। गोपाल, तू ऐसे बहू को ताने क्यों मार रहा है? घर में जो रखा होगा वही तो बनाएगी बेचारी। तुम्हें तो बस बहू का पक्ष लड़ना है। किस्म किस्म की सब्जी बनती है। आलू से कभी आलू दम या तरीदार सब्जी भी तो बना सकती है। भुजिया रोटी खाकर जुबान फीकी पड़ गई है। तीखा चटपटा खाना खाने के लिए तो मन तरस गया है। वाह जी वाह, जेब से खर्चा भी नहीं निकलता पर मक्खन मलाई खाने को भी चाहिए। तभी शाम के 3-4 बजते ही गली में गोलगप्पे बेचने वाला आता है। आओ जी आओ, बर्गर, टिक्की, तीखे तीखे ठंडे पुदीना पानी इमली वाले पानी के गोलगप्पे खाओ। गोलगप्पे वाले की आवाज सुनकर अड़ोसी पड़ोसी गिलास बर्तन लेकर बाहर आते हैं। तभी कादम्बरी बहू पोते के साथ खाने आती है। अरे वाह गोलगप्पे वाले भैया, तू तो एकदम ईद का चांद हो गया। 1 हफ्ते से मोहल्ले के चक्कर नहीं मारे तूने। माताजी, शादियों का सीजन था ना, इसलिए शादी पार्टी के ऑर्डर में ठेला लगाए थे। वहीं पर अच्छी कमाई हो जाती है तो किस लिए धूप में फेरी मारूं। दादी दादी, मुझको पनीर डालकर स्पेशल गोलगप्पे खाने। अरे हाँ, क्यों नहीं मेरे लाडले पोते। चल भैया, मेरे पोते को खिला दे गोलगप्पे। पत्र लेखा बहू तू भी खा।
मम्मी जी मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है, भैया मेरे गोलगप्पे में तीखा स्पाइसी रखना और बूंदी वाले पानी से खिलाना। जी अच्छा। देखते देखते पूरे मोहल्ले के लोग भीड़ जमा लेते हैं। बेचारे गरीब ससुराल वाले दूर से खड़े होकर देखकर ललचा रहे थे। वैसे ये गोलगप्पे देखने में बड़े स्वादिष्ट लगते हैं, बर्फ का ठंडा पानी डालकर खिलाता है। मेरा तो बड़ा दिल कर रहा है गोलगप्पे खाने का। बड़े भैया 10-20 रुपए दे दो ना। पिताजी हमें भी गोलगप्पे खिला दो ना। बच्चों अभी तो आलू प्याज की बोनी भी नहीं हुई, गले में 1 रुपया भी नहीं है। नहीं मुझे खाना है। देखा तूने किरण, तेरे चलते दोनों बच्चों ने भी गोलगप्पे खाने की जिद पकड़ ली। एकदम जीभ की चटोरी हो गई है। मुंह लटकाकर गरीब ससुराल वाले अंदर चले जाते हैं। गोपाल सब्जी बेचने निकल जाता है। इसी तरह सिलसिला जारी था। एक दिन बाजार में आइए एकदम सस्ते भाव में आलू प्याज खरीदिए, आइए। भगवान आज तो बिल्कुल भी बिक्री नहीं हुई। तभी गोपाल अपने सामने एक नया ठेला खुला देखता है। ये रेडी वाला ऐसा भी क्या बेच रहा है जो लोगों ने मक्खी की तरह भीड़ लगा रखी है। आइए जी आइए, स्पेशल सूजी वाले गोलगप्पे खाइए, 10 रुपए का 1, 20 का 3। बाप रे, इस गोलगप्पे वाले ने तो लूट मचा रखी है। 10 रुपए में 1 गोलगप्पा बेच रहा है। ये तो अच्छे नोट छाप रहा है। बाकी ठेले वालों के यहाँ भी हरी सब्जियों को खरीदने के लिए ठीक ठाक भीड़ है। कल मैं आलू प्याज के साथ हरी सब्जी भी बेचूंगा। थोड़ी और पूंजी लगाकर गोपाल हरी सब्जी बेचने लगता है, लेकिन गर्मी के चलते अक्सर ज्यादातर सब्जियां गल जाती हैं। हे भगवान, आज दोपहर में बड़ी तेज की भूख लग रही है। बहू ऐसा कर नमक डालकर थोड़ी कचौड़ी छान ले। जी माँ जी। सास ननद सड़ी गली सब्जियां छांटने लगती हैं। सरिता आटा मलकर सबके लिए फूली फूली पूरी बनाकर खिलाती है। तभी मोनू खुशी खुशी, मामा हम दोनों को ये छोटी वाली पूरी भी तेल में तल दो ना, हमको खाना है। अच्छा ठीक है लाओ। सरिता जैसे ही दोनों की पूरी तलती है, वो पानी पूरी की तरह फूल जाता है और दोनों बच्चे उसमें दिन की बची सब्जी भरकर खाने लगते हैं। मोनू इस छोटी सी पूरी के अंदर सब्जी भरकर खाने में बिल्कुल गोलगप्पे जैसा लग रहा है ना। हाँ खुशी दीदी, मुझको तो खाने में बड़ा मजा आ रहा है। दोनों की बात सुनकर सरिता के दिमाग में जुगाड़ आता है। वहीं काफी सारी सब्जियां निकाल कर जाते हुए गोपाल कहता है, सरिता आज काफी ज्यादा मात्रा में हरी ताजी सब्जियां निकली हैं। आज रोटी चावल छोड़कर कुछ अच्छा बना लेना। सरिता उन सारी सब्जियों आलू, गोभी, बीन्स, टिंडा सबको अच्छे से काट कर बहुत ही स्वादिष्ट मिक्स वेज बनाती है और 2 बर्तनों में आटा सूजी गूंथती है। अरे बहू, आज तूने कढ़ाई भरकर सब्जी किस लिए बनाई है? और ये सूजी आटा अलग अलग क्यों गूंथ रही है? कुछ खास बना रही है क्या? माँ जी इतनी सारी सब्जियां निकली थी, अगर नहीं बनाती तो खराब हो जाती, इसीलिए मैं सबके लिए सब्जी वाला गोलगप्पा बना रही हूँ। मैं धनिया पुदीना छाट कर गोलगप्पे का पानी तैयार करती हूँ। गोलगप्पे की पूरियां मैं बेल देता हूँ, खाली बैठकर भी क्या करूँगा। ससुराल वाले हलवाई के जैसे छोटी छोटी पानी पूरी बेलते हैं। ननद पेड़े बनाती है और बहू धीमी आंच पर तलती है। थोड़ी देर में पूरी एक टोकरी गोलगप्पे बन जाते हैं और पानी भी तैयार हो जाता है, जिसके बाद बहू गरीब ससुराल वालों को सब्जी वाला गोलगप्पा बनाकर खिलाती है, क्योंकि सबको काफी पसंद आता है। एकदम फर्स्ट क्लास का सब्जी वाला गोलगप्पा बना है बहू। आखिरकार आज पहली बार गोलगप्पे का स्वाद चख लिया। बहू और खिला दे थोड़ा। बाबूजी आप सूजी वाला नहीं आटे वाला गोलगप्पा खाइए, आपको पचाने में आसान रहेगा। भाभी मुझको भी जल्दी से सब्जी वाला गोलगप्पा दीजिए ना, सब्र नहीं हो रहा। जी देवर जी लीजिए। भाभी मेरे लिए बड़ा सा गोलगप्पा चुनकर ढेर सारी सब्जी डालकर खिलाइए। ठीक है मेरी प्यारी ननद। इसी प्रकार से सबकी ख्वाहिश के अनुसार बहू गोलगप्पे में सब्जी की फिलिंग भरकर उनको खिलाती है। गरीब ससुराल वालों का गोलगप्पे खाने का ख्वाब आखिरकार पूरा हो जाता है। घर के आगे ही बहू सब्जी के गोलगप्पे का स्टॉल लगाती है। कुछ नया और अलग देखकर सब लोग ट्राई करते हैं, जिससे बहू घरेलू खर्चा गोलगप्पे बेचकर निकाल लेती है और सब्जियों का नुकसान भी नहीं होता था। झरने वाली नदी के पास शांति का घर था, जिसका बड़ा बेटा विकलांग था तो वहीं छोटा बेटा अपनी बीवी के साथ शहर रहता था और शांति सब्जियां बेचकर अपना घर चला रही थी। ऐसे ही एक दिन निहारिका झरने के पास बैठी सब्जियां धो रही थी, तभी उसके देवर देवरानी सामान लेकर आते हैं। अच्छा हुआ नेहा जो तुम देवर जी के साथ आ गई, वैसे भी बहुत गर्मी है यहाँ, तुम्हें गर्मी नहीं लगेगी। आखिर झरने वाली नदी के पास जो तुम्हारा ससुराल है। अच्छा तुम दोनों सामान अंदर रखो, हाथ पैर धो और झरने के पास बैठो, मैं खाना लगा देती हूँ। निहारिका के कहने पर नेहा और दिवाकर मुंह हाथ धोकर झरने के पास जाकर बैठ जाते हैं। कुछ ही देर में निहारिका उनके लिए खाना लेकर आती है, जिससे दोनों खाते हैं। तभी शांति सब्जी बेचकर घर आती है। माँ आ गई आप सब्जी बेच के, कैसी हैं आप? माँ जी अब आपकी उम्र हो रही है, अब तो सब्जी बेचने का काम छोड़ दीजिए और सब्जी वाली जमीन बेचकर दोनों बेटों को बराबर का हिस्सा दे दीजिए।
बहू कैसी बात कर रही है, सब्जी बेचकर ही तो घर चल रहा है, ले देकर अब एक छोटी सी जमीन बची है। एक तो बुढ़िया ना बंटवारा कर रही है और ना ही झरने के पास वाला घर छोड़ रही है। पर कोई बात नहीं, अब आ गई हूँ ना मैं, इतना कलेश करूंगी कि खुद बुढ़िया बंटवारा करेगी। जहाँ निहारिका और शांति नेहा को देख खुश थे, तो वहीं नेहा बंटवारे के बारे में ही सोच रही होती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। नेहा, तुम थोड़ा खाना देख लेना, मैं तुम्हारे जेठ जी को दवाई दे दी है, वो सो रहे हैं और थोड़े से बर्तन है, तुम झरने के पास बैठकर धो लेना। मैं माँ जी के साथ सब्जी तोड़ने जा रही हूँ, शाम होने को है, माँ जी को सब्जी बेचने जाना है। दीदी आप तो जानती है मैं किसी भी काम के लिए मना नहीं करती, पर आज मेरे भी ना सर में दर्द हो रहा है। कोई बात नहीं बहू, तो आराम कर। निहारिका बहू तू घर में ही रह, मैं अकेले सब संभाल लूंगी। इतना बोलकर शांति खेत जाती है और वहां से कुछ सब्जी तोड़कर अपने ठेले पर सजाती है और वहीं से बाजार उन्हें बेचने के लिए चली जाती है। तो वहीं दूसरी ओर निहारिका अकेले अपने पति का ख्याल रखती है और झरने के पास बैठकर बर्तन धोती है। कुछ देर में वो खाना बनाती है और रात में सब्जियां बेचकर शांति घर आती है और आज उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लगती। दीदी माँ जी की तबीयत बहुत खराब है, माँ जी अब आप बीमार रहने लगी हैं। भगवान न करे अगर कल को आपको कुछ हो गया तो ये झरना और खेत किस काम का। अभी मौका है, आप या तो बंटवारा कर दीजिए या तो फिर सब्जी वाली जमीन को बेच दीजिए। नेहा, हर समय तुम बंटवारे की ही बात क्यों करती हो? मुझे जमीन बेचकर अपने कारोबार के लिए पैसे नहीं चाहिए। दिवाकर की डांट खाकर नेहा चुप हो जाती है और अगली सुबह बेचारी अकेली निहारिका घर के सारे काम खत्म करती है और खेत जाकर सब्जियां तोड़ कर लाती है और झरने के पास बैठकर सारी सब्जियां धोती है। नेहा, माँ जी की तबीयत ठीक नहीं है, आज उनके बदले मैं जा रही हूँ सब्जी बेचने। मेरी गैर मौजूदगी में माँ जी का ख्याल रखना। मैंने घर के सारे काम कर दिए, तुम बस कपड़े धो लेना यहाँ बैठकर। ना बाबा ना, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। झरने का पानी कितना तेज गिरता है, कपड़े धोते हुए अगर मेरा पैर फिसल गया और मैं डूब गई तो। कोई बात नहीं बहू, तो कुछ मत करना, 1-2 दिन में जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो बड़ी बहू खुद ही संभाल लेगी। नेहा हमेशा काम से बचने के लिए बहाने बनाती है और उस दिन निहारिका बाजार जाती है तो वहीं अपनी सास को सोता देख नेहा मौके का फायदा उठाती है और झरने में नहाने लगती है। माँ जी तो सो रही हैं और जेठ जी तो कभी बिस्तर से ही नहीं उठते। दिवाकर भी नहीं। कितना अच्छा लग रहा है झरने में नहाने में। इन लोगों को सच भी नहीं बता सकती कि मुझे झरने में नहाना कितना पसंद है। वो तो अच्छा है कि दिवाकर ने अपना मुंह नहीं खोला। खुद से बात करती नेहा झरने के नीचे खड़ी होकर नहा रही थी कि तभी वहां दिवाकर आता है। तो वहीं शांति भी अपनी बहू को झरने में नहाता देख लेती है। माँ, हैरान मत हो, आपकी बहू जितनी मासूम दिखती है वो है नहीं, एक नंबर की कामचोर और झूठी है। कुछ डर नहीं लगता उसे झरने से, काम न करना पड़े इसलिए बहानेबाजी करती है। बेटा, मैं तो बहू को कुछ कह नहीं सकती, तुमने आखिर लव मैरिज करी थी, मुझे बहू से कोई शिकायत नहीं। इतना बोल शांति अंदर जाती है और कुछ ही देर में निहारिका सब्जी बेचकर घर आती है। माँ जी, आप कैसे सारी सब्जियां बेचकर आ जाती हैं? मैं तो आधी भी सब्जी नहीं बेच पाई। कोई बात नहीं बहू, अब मैं ठीक हूँ। पर नेहा बहू, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। बड़ी बहू अकेली सब कुछ करती और फिर भी तुमने हमसे झूठ बोला। मैंने आज तुम्हें खुद झरने में नहाते हुए देखा। माँ, तुम बातों को दिल पर मत लो। मैंने तुम्हें बताया ना, नेहा बस कामचोर है। बहुत दिनों बाद झरने में नहाने का मौका मिला इसलिए छुपकर नहाने लगी, वरना शहर में वाटर पार्क जाती थी तो 2000 का टिकट लेकर। ये वाटर पार्क क्या होता है देवर जी? निहारिका के पूछने पर दिवाकर उसे वाटर पार्क अपने फोन में दिखाता है, जहां पर बड़ी बड़ी स्लाइड्स थी, बहुत दूरी तक पानी भरा था, झूले थे। जिसके बाद शांति के दिमाग में एक आइडिया आता है। बस नदी में नहाने के लिए लोग इतनी महंगी टिकट खरीदते हैं, हमारा तो घर ही झरने के पास है। अगर मैं यहाँ 2-3 झूले लगा दूं तो यही ना वाटर पार्क बन जाए बहू। क्यों ना हम अपने झरने में वाटर पार्क बनाएं? आप लोगों का दिमाग तो ठीक है, वाटर पार्क कोई बच्चों का खेल नहीं है जो रात भर में बनकर तैयार कर दोगे। आप लोग ऐसे ही इतने गरीब हैं कि मुझे देने के लिए आपके पास कुछ नहीं है। मुझे तो डर लगता है कि किस दिन आप खेत वाली जमीन और झरना भी बेचकर सेठ जी का इलाज ना करवाते। इसलिए मुझे अब अपना हिस्सा चाहिए। मैं यहाँ बंटवारे के लिए आई थी, बंटवारा कर दीजिए। ठीक है बहू, तुझे यही लगता है ना कि हम बहुत गरीब है और हमारी वजह से तू गरीब हो जाएगी, तो ठीक है, मैं तुझे सब्जी वाली जमीन देती हूँ। मैं खुश हूँ, कुछ भी दे दो। नेहा बंटवारा कर अपने पति के साथ अपनी सब्जी की खेती से थोड़ी ही दूर पर एक घर किराए पर लेती है और अपने हिस्से की जमीन को किसी और के हाथ खेती करने के लिए सौंप देती है। तो वहीं दोनों सास बहू झरने के पीछे जंगल से रात भर लकड़ियां काटती हैं। माँ जी, आपने जो वाटर पार्क बनाने का फैसला लिया है क्या वो सही है? क्योंकि हमने तो अपनी सब्जियों की जमीन भी देवरानी जी को दे दी, अब सब्जियां कैसे बिकेंगी?
बहू तू डर मत, हमें बस थोड़ी मेहनत करनी है। एक बार मेरा झरना वाटर पार्क बन जाए फिर देखना कितने लोग आते हैं। और रही सब्जी की बात, तो मेरे पास इतने पैसे हैं अभी कि मैं मार्केट से सब्जी लाकर उन्हें बाजार में बेच सकूं। दोनों सास बहू बातें करते हुए सारी रात उठकर लकड़ियां काटती हैं और सबसे पहले झरने में खंबे गाड़ कर झूले और स्लाइड तैयार करती हैं। माँ जी, हमने झूले और स्लाइड्स तो तैयार कर दिए, झरना भी हमारे पास है, पर स्विमिंग पूल तो है ही नहीं और ना ही स्विमिंग ट्यूब। बहू, कबाड़ी वाले भैया हैं ना, उनके पास बहुत सारे टायर पड़े रहते हैं, मैं वही टायर लाऊंगी और उन्हें कलर कर दूंगी। और रही स्विमिंग पूल, तो हम दोनों सास बहू आज ही गड्ढा करेंगे। मैं शर्मा जी से उनकी टूटी हुई टाइल लेकर आती हूँ। इतना बोलकर शांति कबाड़ी वाले के पास जाती है और वहां से 8-10 टायर लेकर उन पर रंग कर देती है। साथ ही निहारिका भी अपनी पड़ोसन के पास जाती है और उनसे उनकी टूटी हुई टाइल लेती है। और ये देख नेहा निहारिका पर हंसने लगती है। जेठानी जी, जुगाड़ से नहीं पैसों से वाटर पार्क बनता, और मैंने सुना है कि कुछ दिनों से माँ जी बाजार नहीं जा रही। चिंता मत करो, अब माँ जी बाजार नहीं बल्कि बाजार के लोग माँ जी के पास आएंगे और अब हम सब्जी भी बेचेंगे और वाटर पार्क की टिकट भी। दिल करे तो आ जाना। निहारिका की बातें सुनकर नेहा का मुंह बन जाता है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और दोनों सास बहू दिन रात मेहनत करती हैं और टाइम लगाकर स्विमिंग पूल तैयार करती हैं। माँ जी, आखिरकार हमारा वाटर पार्क बनकर तैयार हो गया, आज आप सब्जी बेचने जा सकती हैं। बहू, अब तो अपनी सास की मार्केटिंग देखना, कैसे मैं सब्जियों के साथ वाटर पार्क की टिकट बेचती हूँ। सास बहू सब्जी का ठेला तैयार करते हैं और शांति बाजार सब्जी बेचने जाती है। बहन, इतने दिनों से कहाँ चली गई थी, आज आई हो सब्जी बेचने? हाँ बहन, क्योंकि मैंने अपना नया कारोबार शुरू करा है वाटर पार्क का, बस उसी में लगी थी। सिर्फ 200 रुपए की टिकट है, वहाँ झूले भी हैं, झरना भी है, नदी भी है और स्विमिंग पूल भी। उसमें बच्चे बूढ़े जवान सब मजे कर सकते हैं, आकर देखना जरूर मेरा वाटर पार्क। इस तरह शांति अपने सभी ग्राहकों को अपने वाटर पार्क के बारे में बताती है और हर कोई अगले दिन उसका वाटर पार्क देखने आता है। अरे वाह अम्मा, तुमने तो बहुत अच्छा वाटर पार्क बनाया है, और यहाँ खाने की खुशबू कैसी? बेटा, अगर तुम 300 का टिकट लोगे तो तुम्हें खाना भी मिलेगा, और खाने में नूडल्स, मोमोज, फ्राइड राइस जैसी चीज जो बिल्कुल हेल्दी हैं। वहाँ आए सभी को शांति का वाटर पार्क काफी पसंद आता है और वो लोग 300 रुपए देकर वाटर पार्क की टिकट लेते हैं। अब कुछ लोग स्लाइड करते हैं तो कुछ स्विमिंग पूल में नहाते हैं, तो वहीं कुछ झरने का मजा लेते हैं और कुछ वाटर पार्क एंजॉय करके झरने के ही पास टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं। पापा, ये वाटर पार्क कितना अच्छा है ना, मजा आ गया, मैं अगले संडे यहाँ फिर आऊंगा। अरे मैं क्या कह रही थी, घर चलते हुए सब्जी भी लेते जाते हैं, घर में एक भी सब्जी नहीं है, मैं इतना ज्यादा थक गई कि बाजार जाने की हिम्मत नहीं है अब। इस तरह शांति का न सिर्फ वाटर पार्क बल्कि सब्जी का काम भी चलता है। वहाँ आए लोग वाटर पार्क के मजे करके घर जाते हुए सब्जी भी खरीद कर जाते हैं। और जब इस बारे में नेहा को पता चलता है तो वो दूर से खड़ी होकर अपनी सास का वाटर पार्क देखती है और तभी वहां दिवाकर आकर उससे कहता है, क्यों अंदर ही अंदर पछतावा हो रहा है ना बंटवारा करके? तुम्हें लगा कि तुम नुकसान में चली जाओगी, पर देखो बंटवारा करके तुम्हारा नुकसान हो गया। मैं तो अपनी माँ का लाडला हूँ, मैंने तो बंटवारे की बात ही नहीं करी, मैं तो चला वाटर पार्क एंजॉय करने, तुम यहीं जलती रहो। दिवाकर अपनी बेबी पर तंज कसता है और वाटर पार्क में एंजॉय करने लगता है। तो वहीं नेहा ये सब कुछ खड़ी खड़ी बस देखती रहती है।